तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस की। ये जो देखिए शर्मा गेस्ट पेपर है, शर्मा गेस्ट पेपर का सेकंड मॉडल पेपर हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि सेकंड जो आपका सेट है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इससे जो भी प्रश्न उत्तर बनेंगे हम लोग सभी प्रश्नों को देखेंगे एक एक करके और सभी के उत्तर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये जो आपका वीडियो है, इससे पहले मैंने और भी वीडियो बनाया 10 का, साथ ही आपका हिंदी का भी बना हुआ है और सोशल साइंस का सेट 1 भी बनाए हैं। और ये जो वीडियो रहेगा सेट 2 रहेगा, तो इसका भी प्रश्नों को देखेंगे। देखिए आपका यहाँ प्रश्न की बात किया जा सकता है तो प्रथम जो प्रश्न यानी पहला नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध अब कब हुआ था, तो 1914 से 1918 तक हुआ था, 4 साल हुआ था। ठीक है, तो जब ये जो युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, इसमें किस तरह का संकट का सामना करना पड़ा था वो आपको बताना था। ठीक है, तो इसमें आपको 2 अंक मिलेंगे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर की। क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को महान आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। ठीक है, पूरी दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी रही, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसमें चाहे वो आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, चाहे किसी भी रूप से हो, सारे स्थितियों में इनका जो संकट बहुत ही था। ठीक है, इस प्रकार से आपको बताना है। तो स्थिति बहुत ही गंभीर थी, बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ा था, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से, सभी रूप से। इस प्रकार से आपका उत्तर रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न की। देखिए जो आपका यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि जोवर कौन होते थे, उनका क्या कार्य होता था। तो देखिए ये भी प्रश्न एक प्रकार से महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। तो देखिए जोवर क्या होता था कि जोवर उद्योगों में नए मजदूरों की भर्ती के लिए विशेष कर्मचारी हुआ करता था। ठीक है, जोवर कोई पुराना तथा विश्वसनीय कर्मचारी होता था। देखिए जोवर जो हुआ करते थे ना, जो मजदूर होते थे ना, मजदूरों को उद्योगों में भर्ती करने के लिए एक कर्मचारी होता था। और जोवर जो हुआ करता था पुराना और विश्वसनीय कर्मचारी होता था। देखिए पुराना और पूरा जिस पर पूरा विश्वास हो उस प्रकार से एक कर्मचारी होता था। वह गाँव से लोगों को काम का भरोसा देकर शहर ले आता था। और वो जो है ना जोवर, गाँव से जो भी मजदूर वगैरह होते थे, जो भी लेबर वगैरह होते थे, उनको विश्वास यानी कि भरोसा वगैरह देकर, विश्वास दिलाकर शहर लाते थे। उन्हें शहर में जमने की आवश्यक मदद करते थे। और क्या कहते थे, जो भी मदद होता था आवश्यक मदद वो देते थे। ठीक है, इस प्रकार से जोबर का कार्य रहा। ये वो जोबर क्या थे, ये आपका उत्तर रहा। ठीक है, तो समझ में आ गया जोबर क्या था। वो एक प्रकार का कर्मचारी था जो मजदूरों को लाता था और फैक्ट्री वगैरह में काम करवाता था, खासकर वैसे मजदूर जो गाँव में रहते थे। तो ये रह गया आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा प्रश्न की। देखिए आपका जो तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण दे। तो आपका जीवाश्म ऊर्जा है, ये तो भूगोल से आपका है, तो इसके 2 उदाहरण देने हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जीवाश्म ऊर्जा है क्या। तो ऐसे देखिए जीवाश्म का मतलब होता है क्या कि जो जीव जंतुओं के अवशेष से बनता हो। ठीक है, और जीवाश्म ईंधन बनने में बहुत समय लगता है, लाखों करोड़ों वर्ष लगता है। तो इसके 2 उदाहरण, सिंपल से उदाहरण, एक तो आपका कोयला हो जाएगा, एक आपका पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ। आप क्या किएगा, जब उत्तर लिखेगा, क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न है, तो आप लोग लिखिएगा कि जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला एक दे दीजिएगा कोयला, दूसरा दीजिएगा पेट्रोलियम। इस प्रकार से थोड़ा बड़ा करके लिखिएगा, आपका नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग इसी प्रकार चौथा प्रश्न को देख लेते हैं। आपका जो चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम बताएं, यानी कि आपका 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम बताना है। देखिए 2 दल बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो ज़्यादातर हम लोग सुनते आए हैं उन्हीं को हम लोग लेते हैं। तो देखिए पहला हम लोग ले लेंगे बीजेपी और दूसरा लेंगे कांग्रेस। ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं, सभी बच्चे सुनते आए हैं। तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी आपका एक हो गया और दूसरा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, 2 आपका रह गया उत्तर में। अब हम लोग इसी प्रकार बात कर लेते हैं पांचवा प्रश्न की। देखिए आपका जो पांचवा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजनीतिक दलों के समक्ष, ठीक है, वंशवाद की चुनौती क्या है। तो जो कोई वंशवाद का चुनौती वो आपको बताना है। और चलिए उत्तर देख लेते हैं क्या है कि अधिकांश दलों में नेताओं द्वारा अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने के आसार खत्म हो जाते हैं। दूसरी, ठीक है, दूसरे इससे अनुभवहीन तथा बिना जनधार वाले लोग शीर्ष पद पर पहुंच जाते हैं। क्या बताया जा रहा है कि वैसे लोग जो नेता बनने चाहते हैं या तो नेता पहली बार बनेंगे, तो वैसे लोग नहीं बन पाते हैं। बनते कौन है, जिनके घर से नेता वगैरह होता है, बोलते हैं ना नेता का घर का आदमी नेता बन रहा। तो देखिए उससे क्या होता है, उसको तो सबसे पहले उसे सहयोग मिल जाता है। ठीक है, सहानुभूति मिलता है। बहुत ही बोलते नहीं कि उसका बेटा है
वो नेतागिरी करते हैं तो उसका बेटा नेता है तो अच्छा देश चलाएगा। इस प्रकार से जो उसको मिलता है, और जो नया व्यक्ति जो बनना चाहता है वो नहीं जीत पाता, दूसरा व्यक्ति को सहानुभूति मिलता है, बिना जनाधार वाले शीर्ष पद पर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से आपका उत्तर आता है, यानी कि जो व्यक्ति पहली बार यानी कि नेता वगैरह बनना चाहता है वो उसको थोड़ा नेता बनने की कम चांसेस होती हैं, लेकिन जिसके घर में नेता है वो नेता जल्दी बन जाते हैं। यही ये आपका उत्तर बताया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, पांचवा हो गया, छठा प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए आपका जो यहाँ छठा प्रश्न पूछा जा रहा है कि वाणिज्यिक व्यंग्य से क्या तात्पर्य है, वो आपको बताना है। देखिए वाणिज्यिक व्यंग्य क्या है, सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। देखिए वाणिज्यिक व्यंग्य वह संस्था है जो लाभ के उद्देश्य से आम जनता को मुद्रा के जमा, लेन देन तथा ऋण की सेवा प्रदान करती है। ठीक है, जो आम जनता होती है इसके लिए क्या करती हैं, जो मुद्रा का लेन देन जमा वगैरह होते हैं ये सब प्रदान करती हैं, सेवाएं प्रदान करती है। इसके लिए वह जनता फार्मों तथा सरकार से जमा स्वीकार करता है, उनके चेक या आदेश पर भुगतान करता है। ठीक है, चाहे वो जनता फार्म हो, चाहे सरकार द्वारा बहुत सारे चलाया जा रहा जो भी ये है उसके द्वारा किया जाता हो और कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका उत्तर रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सातवां प्रश्न की। देखिए आपका जो है सातवां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि वैश्वीकरण क्या है। सबसे पहले आपको वैश्वीकरण को समझना पड़ेगा और देख लेते हैं इसका भी उत्तर क्या है। देखिए कि वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू बाजार को विश्व बाजार के साथ पूंजी, ठीक है, व्यापार, पूंजी, तकनीक, श्रम एवं सेवाओं के मुक्त प्रभाव के साथ जोड़ना या तो फिर समन्वय करना। तो ये वैश्वीकरण का यहाँ बताया जा रहा है कि घरेलू बाजार यानी कि जो भी चीज़ घरेलू बाजार होता है उसके पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो है ना, उसके चाहे व्यापार हो, चाहे वो पूंजी हो, चाहे तकनीक हो, श्रम हो, सेवा हो, सभी रूप से समन्वय करना यानी कि जोड़ना एक प्रकार से। ठीक है, विश्व लेवल में जोड़ना। इसका घनिष्ठ संबंध उदारीकरण तथा निजीकरण की नीति के साथ है। इस प्रकार से आपका भी उत्तर आ जाता है। देखिए आपका जो 1 से लेकर 7 तक हम लोग जितने भी प्रश्न देखें, आपको उत्तर देना है 5, लेकिन 7 प्रश्न देख लिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको उत्तर 5 देना है क्योंकि आपको 5 प्रश्न के नंबर दिए जाएंगे। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं 8वां प्रश्न। देखिए आपका जो 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि कारण लॉ से आप क्या समझते हैं, यानी कि आपको कारण लॉ के बारे में बताना। और यहाँ जो आपका प्रश्न है इसमें आपको 3 अंक मिलेंगे। तो चलिए हम लोग कारण लॉ को देख लेते हैं। क्या है कि 18वीं सदी में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थ तथा कृषि उत्पादक में मांग बढ़ी। ऐसी स्थिति में स्थानीय बड़े भूस्वामी ने लाभ के उद्देश्य से सरकार पर दबाव डाला कि मक्के के आयात पर पाबंदी लगा दी जाए। क्या हुआ कि 18वीं सदी में ब्रिटेन की आबादी बढ़ने लगी। अब देखिए सिंपल सी बात है, जब आबादी बढ़ेगी तब खाद्यान्न पदार्थ में तो वृद्धि हो गई, यानी कि उसमें मांग तो बढ़ेगी ही, यानी कि जो खाने वाले पदार्थ हैं इनमें मांग बढ़ने लगी। और ऐसी स्थिति में जो भूस्वामी होते थे उन्होंने सरकार को क्या दबाव डाला कि मक्के का जो आयात है इस पर पाबंदी लगा दिया जाए। ठीक है, ये इसका डिमांड हो गया। अब क्या हुआ कि उसके बाद उनका दबाव में सरकार ने मक्के के आयात पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया, और उनके दबाव में आकर सरकार ने क्या किया, उस पर कानून लगा दिया। इस कानून को कारण लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग कारण लॉ कहेंगे। क्या हुआ कि 18वीं सदी में ब्रिटेन में जब आबादी बढ़ने लगी, तो जैसे आबादी बढ़ने लगी तो खाद्यान्न पदार्थों एवं कृषि उत्पादों में मांग बढ़ने लगी। तो ऐसी स्थिति में जो भूस्वामी होते थे उन्होंने सरकार पर दबाव डाला और क्या बोला कि जो मक्का का आयात है इस पे आयात पर हम लोग मतलब पाबंदी लगा दी जाए। और तो सरकार ने किया गया, उनकी दबाव में आकर इस पे पाबंदी लगा दिया। तो इसे ही हम लोग कारण लॉ कहेंगे। बस सिंपल सी बात है। आगे पढ़ लेते क्या है कि इस कानून के लागू हो जाने से देश में खाद्यान्नों की कमी हो गई, और जब ये कानून लग गया तो देश में खाद्यान्न उत्पादन है इसमें कमी आ गई तथा उनकी कीमतों में भारी वृद्धि हुई। और ये कीमत है, उन कीमतों में भारी वृद्धि हुई। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों एवं स्थानीय निवासियों के विरोध के चलते सरकार को कारण लॉ समाप्त करना पड़ा। और अंतिम में क्या हुआ कि कारण लॉ है इसको लास्ट में समाप्त करना पड़ा। इस प्रकार से आपका 8वां प्रश्न हो जाता है क्लियर, इसका उत्तर भी हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 9वां प्रश्न। देखिए आपका जो 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, क्यों? संक्षेप में उत्तर लिखें। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी उत्तर क्या है कि
निम्नलिखित कारणों से 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया। ठीक है, तो देखिए आपका पहला पॉइंट दिया 1 नंबर, उसको देख लेते हैं। इस प्रकार से 3 पॉइंट है, हम लोग तीनों को देखेंगे। देखिए आपका जो पहला पॉइंट में यहाँ दिया हुआ है कि 18वीं सदी के अंत तक यूरोप कंपनी की ताकत बढ़ती जा रही थी। उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियासतें और व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए। अधिकार प्राप्त करके उन्हें नए बंदरगाहों का निर्माण किया। कोलकाता तथा बम्बई नए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, जबकि सूरत जैसा विकसित व्यापारिक केंद्र अपना महत्व खोने लगा। क्या हुआ कि जब 18वीं सदी में यूरोप कंपनियां ताकतवर होने लगी, उसकी मतलब ताकत बढ़ने लगी, तब स्थानीय जो दरबार होते थे, इसमें जो रियासतें होते हैं, व्यापार होते थे, चाहे वो जागीरदारी होते थे, इस पर अधिकार प्राप्त कर लिए। और अधिकार जब प्राप्त किए उन्होंने, तो बंदरगाहों का निर्माण किया। और निर्माण करने के बाद कोलकाता और बम्बई के जो नए औद्योगिक केंद्र हैं, इस पर उभर गए। और जबकि सूरत और विकसित व्यापारिक केंद्र महत्व खोने लगा। और जो सूरत वगैरह है, ठीक है, इसका जो केंद्र है, इसमें महत्व थोड़ा वो लोग खोने लगा। अब दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ कि इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए। और जो सूरत है और हुगली है, ये दोनों जो बंदरगाह हैं वो थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगा। यहाँ से होने वाले निर्यात में नाटक की कमी आई। और जो यहाँ से जो निर्यात होता है, इसमें थोड़ा कमी आने लगा। नए बंदरगाहों द्वारा होने वाला व्यापार यूरोप कंपनी के नियंत्रण में आया। जो नया बंदरगाह होता था, उसमें जो भी व्यापार वगैरह होता था, यूरोप कंपनी के नियंत्रण में था। अब तीसरा जो पॉइंट लिखा हुआ आपका, औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत से पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाह यानी कि बम्बई व कलकत्ता का महत्व बढ़ गया। जो पुराना बंदरगाह होता था उसका महत्व घटने लगा, और जो नया बंदरगाह होता था उसका महत्व बढ़ने लगा। इस प्रकार सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। इस प्रकार जो आपका सूरत बंदरगाह है वो 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया। ये भी रहता आपका 9वां नंबर प्रश्न का उत्तर। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं 10वां प्रश्न। देखिए आपका जो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र का नाम दे। तो भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र जो भी है उसको आपको नाम बताना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ विशेष जो क्षेत्र हैं कोयला उत्पादन के, उसको देख लेते हैं। भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं झारखंड के जो धनबाद हैं, और धनबाद को कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। इसके क्षेत्र जो भी आते हैं, बोकारो आते हैं, गिरिडीह आते हैं, झरिया आते हैं। इस प्रकार के झारखंड के अंदर बहुत सारे क्षेत्र जहाँ कोयला उत्पादन होता है। हम लोग राज्य की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका झारखंड में भी ज़्यादा उत्पादन होता है, उड़ीसा राज्य में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज वगैरह जो क्षेत्र है उधर, और छत्तीसगढ़ में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। इस प्रकार से कोयला उत्पादन का क्षेत्र है हमारे भारत में। ये रह गया कंप्लीट। अब हम लोग बात कर लेते हैं 11वां प्रश्न की। देखिए आपका जो 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों के बारे में बताइए। जो आपका राजनीतिक दल है इसमें जो सुधार होंगे उसके उपाय बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका भी उत्तर देख लेते हैं। क्या है कि पहला देखिए पॉइंट में लिखा हुआ कि दलों में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। जो भी राजनीतिक दल है इसमें सबसे पहले तो लोकतांत्रिक होना चाहिए। दूसरा कि धन बल और बाहुबल पर नियंत्रण करने के लिए भ्रष्टाचारी और अपराधी तत्वों से परहेज रखना चाहिए। अगर धन वगैरह हो गया, बाहुबल हो गया, शक्ति वगैरह पर और भ्रष्टाचार पर, अपराधी तत्वों पर मतलब इसे परहेज करना चाहिए, ठीक है। और क्या है कि दूसरा फिर लिखा हुआ है कि यहाँ पे जमींदारों व आर्थिक स्थिति में पारदर्शी रहना चाहिए। दलों को अपनी विचारधारा पर कायम रखना चाहिए तथा दल बदल को हतोत्साहित करना चाहिए। जो दल बदल है इसमें हतोत्साहित करना चाहिए। महिलाओं तथा समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, चाहे महिला वगैरह हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, चाहे किसी और का समाज हो, तो इन लोग को भी प्रतिनिधित्व का महत्व देना चाहिए। इस प्रकार से राजनीतिक दल के सुधार बताए गए, ठीक है। यानी कि ये जो सुधार है इसमें लोकतांत्रिक होना चाहिए, महिलाओं को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देना चाहिए, ठीक है। इसमें भ्रष्टाचारी नेता नहीं होना चाहिए, मतलब भ्रष्टाचार को नियंत्रण रखना है। इस प्रकार से बहुत प्रकार चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रख के लिखना है। अपने शब्द में आप भी लिख सकते हैं।
तो चलिए बात कर लेते हैं 12वां प्रश्न की। देखिए आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र किस प्रकार का वैध शासन व्यवस्था है, वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए उत्तर क्या है कि लोकतंत्र चूंकि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होता है, अतः यह एक वैध व्यवस्था है। प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है, अतः इसके चुनाव पर कोई सवाल उठाया नहीं जा सकता है। क्या है कि लोकतंत्र में जो भी जनता ये नेता चुने जाते हैं, वो जो प्रतिनिधि आते हैं वो लोगों द्वारा चुने होते हैं, यानी कि आम जनता चुनते हैं, और ये जो किसी प्रकार का कोई इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, यही बताया जा रहा है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी निर्णय एक निश्चित कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं, और लोकतांत्रिक जो शासन होता है इसमें किसी भी प्रकार का निर्णय लेगा ना, तो किसी भी चीज़ का निर्णय वगैरह लेता है तो बहुत ही सोच समझ कर एक कानून के तहत ही लिया जाता है। ठीक है, कानून कायदे कुछ होता है उसके हिसाब से ही कुछ वो निर्णय ले सकता है, और उस पर किसी प्रकार का सवाल भी नहीं उठा सकते। ठीक है, इसमें देर भले हो सकती है परंतु निर्णय की वैधता को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। भले ही देर हो सकती है लेकिन इस पर किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से आपका 12वां प्रश्न भी हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं आपका 13वां प्रश्न। देखिए क्या जो प्रश्न पूछा जा रहा है, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। जो विकास होता है ना, इसमें जो ऋण होता है, ऋण की भूमिका का आपका विश्लेषण करना है, वो आपको बताना है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। क्या है कि देश के आर्थिक विकास में ऋण एक महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभाता है। जो देश का आर्थिक विकास है इसमें जो ऋण होता है, ठीक है, वो बहुत ही अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यापारी, उद्यमी, किसान तथा आम जनता बैंकों से ऋण लेकर आर्थिक कार्य को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऋण देखिए क्या होता है, जब आप किसी से ऋण लेते हैं ना, क्यों लेते हैं? आपको किसी बिजनेस में फंसाना है, किसी प्रकार कोई किसान है तो वो भी ऋण लेता है अपने कृषि के लिए। आप अगर कोई फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे तो आप भी लेते हैं पूंजी वगैरह, है ना, तो ऋण के रूप में लेते हैं, है ना, तो ऋण लेते हैं, इस पर उसका थोड़ा अच्छा हो जाता है। उनके आर्थिक विकास के प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। जब वो अगर अच्छा कमाता है तो देश का भी आय बढ़ेगा। इस प्रकार से उत्तर होता है। ठीक है, तो वही आपको बताना था कि ऋण की क्या भूमिका है विकास में। तो जब आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी से ऋण लीजिएगा, ठीक है, बोलेगा हम मुझे 10 दिन के लिए इतना पैसा दे दो, मैं तुमको लौटा दूंगा, या तो फिर 1 साल के लिए लिए, कुछ भी पैसा जो बनता है अगर उससे आप अच्छा कमाते हैं तो उसको भी चुका दीजिएगा, और साथ ही साथ आपका इनकम हो जाएगा। अब जब आपका होगा तो देश का होगा, ये है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि ऋण लेकर उद्यमी नए कारखाने लगाते हैं जिसमें लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। अब जब आप किसी से ऋण लेते हैं और ऋण लेने के बाद एक फैक्ट्री लगाते हैं, फैक्ट्री लगाने के बाद बहुत सारे मजदूर उसमें काम करते हैं, तो आपके साथ साथ बहुत सारे मजदूरों को भी वहाँ पर काम मिल जाता है। ये चीज़ होता है। तीसरा क्या है कि किसान खाद, बीज, कृषि यंत्र आदि की आवश्यकताओं को ऋण लेकर पूरा करता है। जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अब जो ऋण लेते हैं उसमें वो बीज खरीदते हैं, ठीक है, नए नए तकनीक के जो भी यंत्र वगैरह होते हैं इस सब का उसका आवश्यकता पड़ती है और वो खरीदते हैं ऋण से। ठीक है, समय पर संसाधनों का प्रयोग कर अपने उत्पादन को बढ़ाता है। इसमें देश के खाद्यान्न की जरूरत की पूर्ति होती है। इसी प्रकार से जो मैं बताया वही है। तो ये आपका रहता है उत्तर, और यहाँ के इसके तहत ऋण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो ऋण क्या भूमिका निभाई, किस प्रकार से आपके पास अभी पैसा नहीं है तो आप ऋण लेकर कोई कार्य को किए, उस कार्य में बहुत व्यक्तियों को लाभ भी हुआ। जैसे कि अगर मजदूर अब लगाते हैं फैक्ट्री में तो उन मजदूरों का भी हुआ, और कोई किसान है वो भी अपना जीवन यापन कर लेता है अच्छी तरीके से। ठीक है, इस प्रकार से आपका उत्तर रह जाता है 13वां। अब हम लोग बात कर रहे थे 14वां प्रश्न की। देखिए जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऋण की शर्तों का उल्लेख कीजिए। जो ऋण होता है, ऋण आपको कोई भी देगा तो कुछ इसमें शर्त होगा ना, तब ना ऋण देगा, क्योंकि आपको तो कोई ऋण दे नहीं सकता, मुझे तो कोई ऋण दे नहीं सकता, कुछ चाहिए तब ना। तो देख लेते क्या इसका शर्त है उसको भी। ये क्या है कि ऋण की शर्तों निम्नलिखित बातों से शामिल किया जाता है। आपको पहले इस प्रकार से हेडिंग डाल दीजिएगा, उसके बाद लिखना है कि ब्याज दर, ठीक है, फिर आवश्यकता कागजात, उसके बाद ऋण की अवधि, समर्थक ऋणाधार और भुगतान के तरीके। देखिए ब्याज वगैरह तो जब भी आप ऋण किसी से लीजिएगा सबसे पहले ब्याज लगता है, क्योंकि अगर आपको कोई 100 रुपया देता है तो 100 रुपया देने के बाद तो वो 100 रुपया रिटर्न लेगा नहीं। अब लेट लगा रहे हैं, आपको 1 साल का टाइम भी दे रहा है तो आपको पैसा दे तो लगेगा कुछ कुछ, क्योंकि पूरा 200 नहीं लगेगा तो कुछ तो लगेगा, 100, 110, 120 इस प्रकार से लगेगा। तो सबसे पहले ब्याज लगता है। उसके बाद आपके आवश्यक कागजात, यानी कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आपको ऐसे कोई लोन नहीं देगा। आप किसी से बोलते हैं मुझे 100 रुपया दे दो तो कोई देगा? आपके लिए कुछ ऐसे वस्तु होना चाहिए जिसके लिए आपको देगा। आप अपने कागजात दिखाएंगे, प्रॉपर्टी के दिखाएंगे, चाहे आपके पास वाहन है, कुछ भी हो, इस प्रकार से आप कुछ क्या कार्य करते हैं तो आपका सबसे पहले कागजात चाहिए। ठीक है,
जो जो लगेंगे दस्तावेज, अब चाहे आधार हो गया, किसी प्रकार कागज हो गया, तो ऋण इस प्रकार से ऋण है। ठीक है, सबसे पहले आपको ब्याज लगता है और उसके बाद उसमें कुछ कागजात लगेंगे। तो ऋण की अवधि यानी कि कुछ टाइम भी दिया जाता है कि आपको 6 महीना या तो साल भर के लिए ऋण दिया जाता है। इसके बाद अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपको अधिक लगेगा। इस प्रकार से टाइम भी दिया जाता है। समर्थक ऋण आधार चाहिए। ठीक है, भुगतान के तरीके चाहिए। इस प्रकार से बहुत चीज़ चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आपका 14वां प्रश्न भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 15वां। चलिए बात कर लेते हैं 15वां प्रश्न की। देखिए आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। ठीक है, आपका जो तकनीक का प्रभाव पड़ा है खाद्य उपलब्धता पर, इसके 2 उदाहरण देने हैं। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। क्या है कि मध्य 19वीं सदी में तकनीक विकास का खाद्य उपलब्धता पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। 2 उदाहरण देने हैं, तो हम लोग सबसे पहला एक देख लेते हैं। क्या है कि तकनीकी विकास के कारण खेतों को साफ करना आसान हुआ तथा खेत बड़े पैमाने पर खेती करना संभव हुआ। क्या हुआ, जैसे कि तकनीक का विकास हुआ। ठीक है, इसमें जो खेत होता है उसको साफ करना भी आसान हुआ, साथ ही वहाँ पे अच्छे तरीके से और बड़े पैमाने पर खेती करना संभव हुआ। उत्पादों को बाजारों तक तुरंत पहुँचाने के लिए बंदरगाहों को रेलों से जोड़ा गया और जो उत्पाद होते हैं इसको बाज़ार तक पहुंचाने के लिए जो बंदरगाह वगैरह होते थे उसमें रेल को जोड़ा गया, यानी कि आवागमन की सुविधा के लिए रेल का भी वहां पर स्टार्टिंग किया गया। ठीक है, प्रचुर मात्रा में खाद्य उपलब्धता के परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन स्थिति में सुधार आया। और क्या हुआ, जिस तरह से आवागमन की सुविधाएं हो गया, जिस तरह से तकनीक का विकास हुआ, इसमें व्यक्ति का जो भी होते हैं जीवन, उसमें थोड़ा सुधार आया। ठीक है, इस प्रकार से एक हो गया। और दूसरा देख लेते हैं, इसका उदाहरण क्या है कि तकनीकी विकास के पूर्व अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। जब तकनीक का विकास नहीं हुआ था तब अमेरिका से जो यूरोप जो मांस जाया जाता था वो नहीं जाता था। ठीक है, बल्कि जिंदा जानवर का निर्यात किया जाता था। तब क्या हुआ करता था, जिंदा ही जानवर दिया जाता था, चाहे बकरा वगैरह होता था उसको जिंदा ले जाता था। लेकिन अभी क्या होता था, पैकेट बाई पैकेट मांस भी एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। ठीक है, इसके कारण यूरोप में मांस खाना एक महंगा सौदा था। और जब यहाँ पर जब विकास नहीं हुआ था, डेवलप नहीं हुआ था तकनीकों का, तब तो मांस नहीं जाता था, तब पूरा बकरा वगैरह या तो फिर पूरा जानवर जाता था। इससे क्या तो थोड़ा महंगा पड़ने लगता था। ठीक है, मांस गरीब की पहुंच से बाहर था। और जब ये जो मांस था, जो गरीब व्यक्ति होते थे जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था, उस पर थोड़ा ये प्रभाव पड़ता था। क्योंकि देखिए मांस थोड़ा ज़्यादा यहाँ महंगा पड़ रहा है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश जाएगा और पहले तो इस तरह तकनीक था नहीं जो जा सके, कम खर्च पड़े। ठीक है, तकनीक के आधार पर जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जानवरों को अमेरिका में ही काटकर यूरोप भेजा जाने लगा। क्या हुआ, जो तकनीक का विकास हुआ तब क्या हुआ कि जो हवाई जहाज़ वगैरह होते हैं इसमें रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज वगैरह है, जिससे पैकेट करके मांस को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, जिससे मांस मतलब ख़राब नहीं होता है। इसमें क्या हुआ, तकनीक का विकास हुआ तब ना इस प्रकार से परिणाम आए और अच्छा सुविधा लोग को मिला। तो उसके बाद से क्या हुआ कि यूरोप लोग को ये भेजा जाने लगा। इस प्रकार से तकनीक का विकास के 2 उदाहरण बता दें इतिहास से। सिंपल सी बात है, जब अभी देखिए हमारे पास मोबाइल है, तब के ज़माने में मोबाइल नहीं हुआ करता था, उस समय से थोड़ी समस्या थी ना। इसी प्रकार तकनीक का विकास हुआ तो थोड़ा चेंज आया, बहुत चेंज के बहुत सारा बदलाव आए हैं। उस प्रकार से अमेरिका से भी जो यूरोप जाया करता था मांस, वो मांस भेजना थोड़ा संभव नहीं था। जब तकनीक का विकास हुआ तो थोड़ा संभव हो गया। इस प्रकार से आपका 15वां प्रश्न समाप्त होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं 16वां प्रश्न की। देखिए आपका जो 16वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या करें। जो लोकतंत्र है इसमें जो राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है, इसका जो भूमिका होता है वो आपको बताना है। तो चलिए हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उत्तर को देखते हैं। ठीक है, क्या है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। ठीक है, जो राजनीतिक दल होते हैं वो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। ठीक है, इसके बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती, और इसके बिना जो लोकतंत्र होता है इसका कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिका है, कार्य निम्नलिखित है। ठीक है, तो जो लोकतंत्र होते हैं इसमें राजनीतिक दलों का बहुत सारा भूमिका है जो निम्नलिखित प्रकार से है। एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग पॉइंट 1 को देखेंगे, वह है चुनाव लड़ना। जो राजनीतिक दल है उसका क्या काम होता है, वह चुनाव लड़ता है। ठीक है, क्या है कि राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का चयन दल के नेता द्वारा अथवा सदस्यों का
सदस्यों तथा समर्थकों द्वारा होता है। जो नेता वगैरह होते हैं उसको कौन चुनता है? एक तो प्रतिनिधि जो भी होते हैं उनको आम जनता चुनते हैं, या तो फिर उसका जो नेता होता है उसको सदस्य मिलकर चुनते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है ताकि सत्ता प्राप्त कर वह अपनी नीतियों को क्रियान्वित कर सके। ठीक है, प्रत्येक जो राजनीतिक दल होती है वो अपना सत्ता चाहती है और उसके तहत अपना जो कार्य होता है वो करते हैं देश में या तो फिर राज्य में। ठीक है, अगला दूसरा जो है पॉइंट आपका सरकारी नीति को दिशा निर्देश। ठीक है, जो सरकारी नीति वगैरह होते हैं इसका भी दिशा निर्देश देते हैं। चलिए इसका भी देख लेते हैं क्या है कि विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों को कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखते हैं। ठीक है, जो भी राजनीतिक दल होते हैं अपने जो भी जिस प्रकार का नीति होते हैं उसको अपने जो मतदाता जो होते हैं उसके सामने रखते हैं। ठीक, इस जनता इसमें से अपना पसंद की नीतियों तथा कार्यक्रमों को चुनती हैं और जनता जो होती हैं उसको जो भी अच्छा लगता है उस प्रकार से कार्यक्रम को चुनती हैं, उस प्रकार नीति को चुनते हैं। इससे सरकार को जनता की पसंद नापसंद के बारे में पता चलता है और इससे क्या होता है, जो सरकार होता है इसमें क्या होता है कि जनता को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है इन सारे बातों को उसको पता चल जाता है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते तीसरा पॉइंट आपका कानून निर्माण। ठीक है, तो चलिए कानून निर्माण को भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, राजनीतिक दल कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं कानून के निर्माण में ये भी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विधायिका में राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। जो विधायिका होते हैं इसमें राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। कोई भी कानून विधायिका में ही तैयार होता है। अगर कोई भी कानून है वो विधायिका में होता है। ठीक है, जिसमें राजनीतिक दल सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे जो आपका पॉइंट है वो दिया हुआ है सरकार का संचालन तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन। ठीक, इसे भी देख लेते हैं। देखिए, चुनाव में जिस राजनीतिक दल को सफलता मिलती है वह सरकार का निर्माण करती है तथा अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है। यानी कि जो चुनाव लड़ते हैं तो जिसको सफलता यानी कि जो चुनाव में जीतते हैं वह उसी का सरकार बनता है, उसी का सरकार का निर्माण होता है और वही जो नीति वगैरह होते हैं कार्यक्रम होते हैं वो चलाती हैं। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं पांचवा पॉइंट जो है वो आपका है कि सरकार की आलोचना। ठीक, देखिए क्या है कि चुनाव में असफल राजनीतिक दल संसद में विभिन्न विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। देखिए, जो सरकार हार जाते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो विपक्ष के रूप में वो वहाँ पे वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, आलोचना कर सकते हैं। विपक्ष सरकारी नीति के माध्यम से सरकार की आलोचना करते हैं और जो विपक्ष होते हैं वो सरकार का आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि आप मतलब सरकार को आलोचना कर सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा क्यों किए। बहुत सारे तरह की चीज़ें, अगर किसी प्रकार का कोई सरकार है, मान लीजिए बीजेपी का सरकार है और बीजेपी कुछ कार्य करते हैं तो लेकिन जब विपक्ष वाले होते हैं चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वगैरह वगैरह जो भी हो तो वो उस पर कमेंट करेंगे, विपक्ष दल उस पर कुछ बोलेंगे, इसी प्रकार से उसको बोलने का अधिकार है। तो अब हम लोग देख लेते हैं आपका 17वां प्रश्न। देखिए 16वां तो समाप्त हो गया और ये जो आपको 5 जो हम लोग 15 से लेकर 19 तक को देखेंगे उसमें से आपको 3 जवाब देना है। 5 प्रश्न है लेकिन आपको देना है 3 ही जवाब। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 17वां प्रश्न की। देखिए आपका जो 17वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पाद या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं, वो आपको बताना है। चलिए इसका भी उत्तर देख लेते हैं, यहाँ से आपको मिलेंगे 5 अंक, इसे भी देख लेते हैं। उत्तर क्या है कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां निम्नलिखित प्रकार से उत्पादन या उत्पाद पर नियंत्रण स्थापित करती है। इस प्रकार से आप लोग पहले लिखिएगा हेडिंग को, जिसमें से थोड़ा पेज भी भरेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। उसके बाद पॉइंट वाइज आपको स्टार्टिंग करना है और बताना है। क्या है कि बाजार के निकट ऐसी जगह उत्पादन इकाई स्थापित करना जहाँ कच्चा माल एवं कुशल श्रमिक प्रचलित से उपलब्ध हो। ठीक है, प्रचुरता से उपलब्ध हो। यानी कि देखिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, कोई भी अगर कंपनी फैक्ट्री वगैरह आप लगाते हैं तो कैसे स्थानों में लगाना उचित है। तो सबसे पहले तो बाजार निकट होना चाहिए, यानी कि बाजार सामने होना चाहिए और वहाँ पर जो कुशल श्रमिक हैं यानी कि अच्छे मजदूर चाहिए और कुशल यानी कि बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है, और सस्ता भी होना चाहिए। इस प्रकार से वो चीज़ उसके गुण में होना चाहिए। ठीक, बाजार तो सबसे पहले नज़दीक होना चाहिए, एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। कुशल श्रमिक होना चाहिए और कुशल श्रमिक के साथ साथ सस्ता श्रमिक भी होना आवश्यक है। दूसरा आप लिख दीजिएगा कि भूमि भवन मशीन तथा अन्य उपकरणों की खरीद में
रूप में मुद्रा निवेश करने स्थानीय कंपनी के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। और जो भूमि आपका होता है, चाहे भवन होता है, मशीन वगैरह होते हैं, जो भी अन्य उपकरण हो, सारे का सारा खरीदने के लिए मुद्रा का जो निवेश होता है वो स्थानीय कंपनी के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। ये एक पॉइंट हो गया आपका। दूसरा हो गया, तीसरा पॉइंट में क्या लिख देना है आपको कि स्थानीय कंपनी के अधिग्रहण के द्वारा, जो स्थानीय कंपनी होती हैं इससे भी टच होना चाहिए। ठीक है, अब फिर लिखा चौथा प्रश्न आपका कि छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देकर वस्तुओं का निर्माण करना तथा इन्हें अपने ब्रांड के नाम से बेचना। और जो छोटे छोटे कंपनियां होती हैं उसको क्या करना है, उत्पादन का निर्माण करना और उसके जो ब्रांड होते हैं उस ब्रांड को बेचना, ये हो जाते हैं। अब पांचवा आपको पॉइंट लिख देना है कि अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां उच्च अनुसंधान द्वारा जटिल तकनीक वाली वस्तुओं का डिजाइन तैयार करती है और इसको उसके विभिन्न हिस्सों को अलग अलग स्थानीय उत्पादक द्वारा बनवा कर अपने विज्ञापनों द्वारा असेंबल करवा कर बिक्री के लिए तैयार मतलब माल बनाती है। क्या करती है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, समझने की बात है। देखिए, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है कि बहुत आदमी से काम करवाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका पेप्सी का कोई प्रोडक्ट, ठीक है, तो पेप्सी क्या करता है, पेप्सी तो आपको यहाँ नहीं, तो पेप्सी बहुत सारे आदमी को बोलता है बनाओ बनाओ करके, अपना जो ब्रांड होता है पेप्सी एक प्रकार का होता है और इस प्रकार से बिक्री करवाते हैं। पेप्सी भले ही एक देश का ना हो, लेकिन वो बहुत सारे देश में वो चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो बहुराष्ट्र कंपनी है, उसको तरीका मालूम है किस तरह से ब्रांड के नाम पे किस तरह से आदमी को लगाना है। जैसे कि ओप्पो, वीवो, सैमसंग, ये तो हमारे देश के नहीं है, लेकिन वो भी इस प्रकार से चल रहे हैं ना। तो बस इसी प्रकार से बहुराष्ट्र कंपनियां अपना चलाती हैं। ठीक है, क्या उसको चाहिए, किस तरह बाजार होना चाहिए, किस तरह से श्रमिक होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, सारे चीज़ उसको आपको बताना है। तो ये आपका रहता है उत्तर। अब हम लोग बात कर लेते हैं 18वां प्रश्न की। देखिए, आपका जो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का वर्णन कीजिए। तो प्रारंभिक जो जीवन निर्वाह कृषि है, आपको जीवन निर्वाह कृषि के बारे में थोड़ा बता देना है। ये आपका भूगोल से है, यहाँ भी आपका 5 नंबर मिल जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या प्रश्न है। उत्तर है कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि या तो फिर आत्मनिर्वाह कृषि में परिवार के सदस्य अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए कृषि कार्य करते हैं। इसमें भूमि का आकार काफ़ी छोटा होता है। ये जो कृषि होते हैं जीवन निर्वाह कृषि में क्या करते हैं, जो किसान वगैरह होते हैं, जो कृषक होते हैं, वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भूमि में कुछ फसल वगैरह उगाते हैं। ठीक है, परिवार के साथ। और इसका जो आकार होता है खेत वगैरह का, ज़मीन का थोड़ा छोटा होता है। ठीक, ये अपने परिवार के साथ मिलकर करते हैं खाने के लिए। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का ढंग परंपरागत होता है, अर्थात इसमें हल तथा अन्य पुराने औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो कृषि होते हैं इसमें पुराने औजारों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हल वगैरह, कुदाली वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा। तो आत्मनिर्वाह कृषि में संकलन कृषक सामान्य निर्धन होते हैं। ठीक, थोड़ा कमज़ोर वगैरह, मतलब ज़्यादा रोजगार वगैरह नहीं होते इनका और ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं। फिर लिखना है कि आत्मनिर्वाह कृषि में आधुनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये जो कृषि होते हैं आपका, इसमें नया नया जो तकनीक का जो औजार होते हैं इसको प्रयोग नहीं किया जाता, और जो कीटनाशक वगैरह होते हैं इसका भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें सिंचाई की उन्नत व्यवस्था का अभाव होता है। जो सिंचाई वगैरह होते हैं नए नए मशीनों का, उसमें इसका थोड़ा अभाव होता है, इससे नहीं किया जाता है। तथा किसान सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहते हैं, और किसान क्या है, वर्षा पर ही निर्भर रहता है। जब भी वर्षा होगा तब ये होगा। आत्मनिर्भर कृषि में उत्पादकता का स्तर काफ़ी निम्न होता है, और इसमें जो उत्पादक होता है थोड़ा कम होता है। इस प्रकार से आपका जो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि है, चाहे वो आपको आत्मनिर्भर कृषि, दोनों एक ही है, आपको इसके बारे में बता देना है। देखिए, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप सभी को शॉर्ट में, तो थोड़ा समझ लीजिए। ये जो कृषि हैं, सबसे पहले जो कृषक होते हैं, जो कृषि करते हैं, वो अपने सदस्य जो घर होते हैं, घर के सदस्यों के सहारे करते हैं, सबसे पहली बात। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो करते हैं कार्य, वो पुराने औजार जैसे कि हल हो गया, कुदाली हो गया, इस तरह से चीज़ों का प्रयोग करते हैं। वो क्या करते हैं, जिस प्रकार से पंप वगैरह लगाते हैं सिंचाई के लिए, तो ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर वर्षा पर निर्भर रहते हैं। यानी कि नए नए तकनीक का जो भी आपका पाइप क्या बोलते हैं, जल का सिंचाई होता है, इससे नहीं करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, जो नए नए तकनीक के जो उर्वरक आ गए हैं, कीटनाशक आ गए हैं, जिससे छिड़काव करते हैं, तो ये लोग छिड़काव नहीं करते हैं इस कृषि में। ठीक है, इस प्रकार से इस कृषि के बारे में थोड़ा बता दिए। ठीक है, आपको इसी को बताना है, क्योंकि वो लोग नए नए तकनीक का यूज़ नहीं करते हैं। आपका जो भी कृषक है वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ करते हैं,
और इसका जो उत्पादन भी होता है कम होता है और छोटे क्षेत्र में करते हैं इसीलिए। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं 19वां प्रश्न और आपका अंतिम प्रश्न है और जो मैप से रहेगा तो इसे भी कर लीजिए। देखिए मैप तो बहुत ही ईजी है और आपका मैप में कुछ लिखना होगा नहीं, 5 नंबर तुरंत आ जाएगा। 2 मिनट में मैप खत्म, 5 नंबर आ गया। और ये सब में आप लोग लिखिए पूरा कॉपी भर के, फिर आपको 5 नंबर मिलेगा। लेकिन मैप ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा कम समय में। और पहले तो आपको मैप आना चाहिए क्या है क्या नहीं, उसी तरह आपको नंबर दिया जाएगा। क्योंकि आपका मैप इधर उधर हुआ गलती तो चलिए मैप गया। ठीक, तो देख लेते हैं हम लोग, सारा मैप को देखेंगे हम लोग। तो देखिए पहला आपको क्या बताया जा रहा है 19वां नंबर प्रश्न की, मानचित्र में प्रदर्शित खनिज उत्पादक केंद्र एवं पतन के नाम का मिलान कीजिए। हजारीबाग, अजमेर, लोअयस्क, विशाखापत्तनम और मंगलुरु। देखिए आपको यहाँ पर 5 स्थान दिए हुए हैं, इनको आपको दर्शाना है। पहला आपको दिखाना हजारीबाग, उसके बाद जो आपको दिखाना है अजमेर दिखाना है, उसके बाद लोअयस्क का क्षेत्र दिखाना है, उसके बाद विशाखापत्तनम दिखाना है और आपका मंगलुरु दिखाना है। 5 दिखाना है। तो चलिए 5 को मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपका इस प्रकार से भारत का मैप है, देख सकते हैं, और इसमें 5 इधर नाम लिखा हुआ है और आपको दिखाना है। सबसे पहले हमारा क्या पूछा गया था, हजारीबाग। कहीं से भी आप लोग लिख सकते हैं एक नंबर करके। तो देखिए आपका हम लोग बात कर लेते हैं अगर अजमेर की। देखिए आपका जो अजमेर यहाँ पे पड़ता है, अजमेर आपका राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पर होगा आपका अजमेर। ठीक है, अजमेर। तो अजमेर वाला जो क्षेत्र पड़ता है आपका 1 नंबर यहाँ पर पड़ता है अजमेर। ठीक, राजस्थान में पड़ता है अजमेर। और दूसरा आपका जो हजारीबाग है वो आपका झारखंड में पड़ता है, ये आपका यहाँ पे झारखंड है और यहाँ पे पड़ता है आपका हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग लिख लीजिएगा आप लोग, इस तरह करके आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा। फिर आपको लोअयस्क का क्षेत्र देखना, ये जो आपका पड़ता है उड़ीसा वाला क्षेत्र, यहाँ पर लोअयस्क का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, लोग लिख लीजिएगा वहाँ पे, यहाँ पे इस तरह करके लोअयस्क दे दीजिएगा। देखिए आपको जो लिखना है उसके बाद चौथा दिया है विशाखापत्तनम। देखिए विशाखा जो पत्तनम आपका यहाँ पर ये वाला क्षेत्र पड़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इस तरह करके लिख दीजिएगा, डंडी दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा विशाखापत्तनम। एग्जाम में जब भी वहाँ पर लिखिएगा तो इस तरह से लिख दीजिएगा, नंबर सॉलिड मिल जाएगा। अब आपको मंगलुरु दिखाना है। मंगलुरु कहाँ पे आपका कर्नाटक में, ये इस जगह पर देखिए, यहाँ पर कर्नाटक है और यहीं पे आपका मंगलुरु। अब मंगलुरु जो पड़ता है आपका कर्नाटक, बंगलुरु जो है, बंगलुरु जिसकी राजधानी वहीं पर पड़ता है। इस प्रकार से आप इस तरह दे दीजिएगा, अब मंगलुरु लिख दीजिएगा। ठीक है, आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए। और इसी प्रकार से आपका जो सेट नंबर 2 होता है समाप्त होता है। और इससे पहले मैंने सेट 1 भी बनाया है, नहीं देखा तो देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर करें। और किसी प्रकार की समस्या तो कमेंट करें, और न्यू वीडियो आपको किसका चाहिए कमेंट कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।